बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। शेख चिल्ली अपने गधे मगू पर सवार बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में जंगल से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक वो चौंक पड़ा। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा हो। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, मेरी बात सुनो। आवाज़ मर्दाना थी और काफ़ी भारी थी। शेख चिल्ली ने चौंक कर दाएं बाएं और फिर सर घुमाकर पीछे देखा तो इसे एक आदमी तेज तेज चलता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इस आदमी ने नीली कमीज पहन रखी थी और सुर्ख रंग की धोती बांध रखी थी। इस आदमी के सर पर हल्के सुर्ख रंग की पगड़ी भी थी। वो अधेड़ उम्र था और इसकी बड़ी बड़ी मूछें भी दिखाई दे रही थी। शक्ल सूरत से वो आदमी देहाती ही दिखाई देता था। रुक जाओ शेख चिल्ली, मेरी बात सुनो, इस आदमी ने शेख चिल्ली की जानिब बढ़ते हुए कहा तो शेख चिल्ली ने अपना गधा वहीं रोक दिया। देहाती तेज तेज चलता हुआ इसके करीब आ गया। कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? शेख चिल्ली ने देहाती की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। शेख चिल्ली ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। शेख चिल्ली ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और ना वो आदमी इसके गांव का नज़र आ रहा था। मेरा नाम फजलू है शेख चिल्ली और मैं इस जंगल के दूसरी तरफ मौजूद काले गांव का रहने वाला हूँ। इस आदमी ने कहा, यहाँ क्या करने आए हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? शेख चिल्ली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता शेख चिल्ली? तुम तो अपने हैरत अंगेज किस्सों की वजह से हर तरफ खासे मशहूर हो गए हो। फजलू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो शेख चिल्ली की हिमाकत भरे किस्सों के बारे में जानता हो। इसकी बात सुनकर शेख चिल्ली का सीना इसके पेट की तरह कई इंच फूल गया। अच्छा, तो तुम मेरे किस्से सुनकर मुझे देखने और मेरी तारीफ करने के लिए आए हो? शेख चिल्ली ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। हाँ, और मुझे तुमसे एक काम भी है, फजलू ने कहा। कैसा काम? शेख चिल्ली ने चौंक कर पूछा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है जिसमें एक जिन कैद है, फजलू ने कहा तो शेख चिल्ली बेख्तियार उछल पड़ा। वो हैरान था कि इसने तो अलादीन का चिराग संभाल कर रखा हुआ था जिसे वो बहुत कम इस्तेमाल करता था और इस चिराग के बारे में इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। जबकि फजलू इससे चिराग के बारे में यूं पूछ रहा था जैसे वो जानता हो कि अलादीन का चिराग शेख चिल्ली के पास मौजूद है। अलादीन का चिराग? कौन अलादीन और कैसा चिराग? मैं ना किसी अलादीन को जानता हूँ और ना ही मेरे पास कोई चिराग है, शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर फजलू के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और वो शेख चिल्ली को तेज नज़रों से घूरने लगा। झूठ मत बोलो शेख चिल्ली, मुझे मालूम है कि चिराग तुम्हारे पास ही है और तुम इस चिराग के जिन को अपनी मदद के लिए बुलाते रहते हो, फजलू ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, तुम्हें किसी ने गलत बताया है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, शेख चिल्ली ने कहा तो फजलू ने गुस्से से होंठ भींच लिए। इधर देखो मेरी तरफ, फजलू ने सख्त लहजे में कहा तो शेख चिल्ली ने बेइख्तियार इसकी तरफ देखा और फिर जैसे ही शेख चिल्ली की नज़रें फजलू की आंखों से मिली, शेख चिल्ली बुरी तरह से डर कर रह गया क्योंकि अचानक फजलू की आंखें सुर्ख हो गई थीं। शेख चिल्ली को इसकी आंखों से आग के शोले निकलते हुए दिखाई दिए। इसने फौरन अपनी नज़रें झुका लीं। अब बोलो, तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है या नहीं? फजलू ने इस बार इंतहाई करख्त लहजे में कहा। हाँ है, शेख चिल्ली ने इस अंदाज में कहा जैसे इसके मुंह से हाँ बेइख्तियार निकला हो। बहुत खूब, कहाँ है वो चिराग? बोलो, फजलू ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। शेख चिल्ली, बताओ मुझे, कहाँ है अलादीन का चिराग? ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा, फजलू ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा तो शेख चिल्ली घबरा गया। तो तुम मुझसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? शेख चिल्ली ने डरे डरे लहजे में पूछा। अगर तुम्हें मेरे गुस्से का इतना ही डर है तो बताओ कहाँ है चिराग?
फजलू ने इसी अंदाज में कहा। वो मेरे घर में है, शेख चिल्ली ने कहा। तो चलो, मुझे अपने घर ले चलो और वो चिराग मुझे दे दो, फजलू ने कहा। तुम्हें दे दूं? मगर क्यों? वो मेरा चिराग है। चिराग का जिन मेरा दोस्त है, इसने मुझे चिराग संभाल कर रखने को कहा हुआ है। वो चिराग मैं किसी को नहीं दे सकता, शेख चिल्ली ने कहा। तुम्हें वो चिराग मुझे देना पड़ेगा शेख चिल्ली, चलो मेरे साथ वरना, फजलू ने कड़कते हुए कहा। वरना? वरना क्या? शेख चिल्ली ने डरे डरे लहजे में पूछा। वरना मैं तुम पर कहर बनकर टूट पड़ूंगा और तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, फजलू ने कहा। ओह, कौन हो तुम? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम वो नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो, शेख चिल्ली ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। तुमने अक्लमंदी वाली बात की है। हाँ, मैंने एक इंसान का रूप धार रखा है। मैं इंसान नहीं, जिन हूँ, फजलू ने कहा। और इसकी बात सुनकर शेख चिल्ली बौखला कर कई कदम पीछे हटता चला गया। जिन? तुम जिन हो? शेख चिल्ली ने हकला कर कहा। हाँ, मैं जिन हूँ। मेरा नाम काशिम जिन है। मैं कोई काफ से आया हूँ। देखोगे मेरा असली रूप? फजलू ने कहा। ओह ओह नहीं, मैं तुम्हारा असली रूप नहीं देखना चाहता। मुझे जिनों से बेहद डर लगता है। तुम ऐसे ही रहो, फजलू के रूप में, शेख चिल्ली ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो फिर चलो मेरे साथ और अलादीन का चिराग मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी बोटियां करके खा जाऊंगा, फजलू ने इसे डराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। घर में मेरी बूढ़ी अम्मा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ देखा तो वो मुझे बहुत मारेगी। तुम यहाँ रुको, मैं चिराग लेकर यहाँ आ जाऊँगा, शेख चिल्ली ने खौफ भरे लहजे में कहा। चलो, तुम्हारी ये बात मैं मान लेता हूँ। जाओ और जल्दी से वो चिराग लेकर यहाँ आ जाओ। अगर वो चिराग तुमने मुझे लाकर दे दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा, फजलू ने कहा। इनाम का सुनकर शेख चिल्ली की आंखें चमक उठी। इनाम? क्या इनाम दोगे तुम मुझे? शेख चिल्ली ने आंखें चमकाते हुए कहा। फजलू ने अपने लिबास की जेब में हाथ डाला और इसने सोने के चंद सिक्के निकालकर अपनी हथेली पर रखे और हथेली शेख चिल्ली के सामने कर दी। ये सोने के 10 सिक्के हैं। तुम मुझे चिराग लाकर दोगे और इसके बदले में सोने के ये सिक्के मैं तुम्हें दे दूंगा। सोने के इन सिक्कों से तुम काफ़ी अमीर हो जाओगे, फजलू ने कहा। सोने के सिक्के देखकर शेख चिल्ली की आंखों की रोशनी में कई गुना इजाफा हो गया था और वो आंखें फाड़ फाड़ कर फजलू की हथेली पर रखे हुए सोने के सिक्कों की तरफ देख रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसका बस न चल रहा हो कि वो फजलू से सिक्के छीन कर भाग जाए। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये सिक्के तुम वाकई मुझे दे दोगे? शेख चिल्ली ने फजलू की जानिब यकीन न आने वाली नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, दे दूंगा। तुम मुझे अलादीन का चिराग लाकर दे दो, इसके बदले में ये सारे सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे, फजलू ने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। ओ ठीक है, वो चिराग मेरे लिए वैसे ही बेकार है। चिराग का जिन मुझे ना दौलत ला कर देता है और ना मेरे लिए कोई महल बनाता है और ना ही वो मेरे लिए किसी मुल्क की खूबसूरत शहजादी तलाश करके लाता है जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पुराने से चिराग के बदले में अगर मुझे ये सोने के 10 सिक्के मिल जाए तो मैं इन सिक्कों से अपने लिए नया घर भी बना सकता हूँ और छोटा मोटा कारोबार भी कर सकता हूँ। मेरा नया घर होगा और मेरा अपना कारोबार होगा तो मेरी किसी मुल्क की शहजादी से शादी हो या ना हो, गांव के लोहार की बेटी कालू से ज़रूर हो जाएगी, शेख चिल्ली ने खुश होते हुए कहा। चाह पीपनी वाले गांव में कुछ अरसे पहले एक लोहार आकर रहने लगा था जिसकी दुबली पतली बेटी थी। वो इंतहाई काली थी। शेख चिल्ली जब भी इसके घर के पास से गुजरता तो वो लड़की इसे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती थी और वो शेख चिल्ली को देख देख कर मुस्कुराती थी। इसका रंग स्याह था, इसलिए शेख चिल्ली शुरू में इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन लड़की जिसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे, इसकी मुस्कुराहट शेख चिल्ली को बेहद अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो भी इस लड़की के घर के सामने से गुजरते हुए लड़की को मुस्कुराते देखकर दांत निकाल कर मुस्कुराना शुरू कर देता था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा
پھر ایک دن لوہار نے شیخ چلی اور اپنی بیٹی کو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو اس نے نہ صرف اپنی بیٹی کو گھر کے اندر بند کر دیا بلکہ اس نے شیخ چلی کی بھی گاؤں والوں کے سامنے خوب بے عزتی کی۔ شیخ چلی کو لوہار پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ روز ہی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا لیکن اب وہ لڑکی اسے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اسے دروازے پر نہ دیکھ کر شیخ چلی اداس سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ اسے اب خوبصورت اور امیر شہزادی سے شادی کرنے کا خیال بھول گیا تھا۔ اب اسے دن رات خیالوں اور خوابوں میں لوہار کی بیٹی ہی دکھائی دیتی تھی۔ چونکہ شیخ چلی اس کا نام نہیں جانتا تھا اس لیے وہ اسے کالی شہزادی کہتا تھا اور اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے کالی شہزادی ہی اس کی دلہن بننے کے لائق ہے۔ ایک روز اس نے لوہار سے بات کرنے کی ٹھانی اور پھر اس نے لوہار کو بازار میں دیکھ کر اس سے اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کی تو لوہار کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے شیخ چلی کو کہا کہ پہلے وہ امیر اور دولت مند بنے، اپنا خوبصورت گھر بنائے اور اپنا کاروبار کرے، تب وہ اسے بیٹی کا رشتہ دے گا، ورنہ نہیں۔ اس دن سے شیخ چلی بس انہی خیالوں میں کھویا رہتا تھا کہ وہ اپنے گھر کو نیا اور خوبصورت کیسے بنائے اور ایسا کون سا کاروبار کرے جس میں وہ دن رات ترقی کر سکے۔ کاروبار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کی بوڑھی ماں چودھری نواز کے گھر سے اتنا کما کر لاتی تھی کہ بس وہ دونوں ماں بیٹا 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکتے تھے۔ بوڑھی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ شیخ چلی کو کاروبار کرا سکے۔ اب جیسے ہی اس نے فضلو کے ہاتھ میں سونے کے چمکتے ہوئے سکے دیکھے تو فوراً ہی اس کی آنکھوں کے سامنے لوہار کی بیٹی کالو کا چہرہ گھوم گیا۔ میں جانتا ہوں شیخ چلی، تمہیں سونے کے ان سکوں کی بے حد ضرورت ہے۔ ان سکوں سے تم اپنے گھر کی مرمت کرا کے اسے گاؤں کا سب سے خوبصورت گھر بنا سکتے ہو اور اپنے لیے کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو۔ تمہارا خوبصورت گھر اور کاروبار دیکھ کر بوڑھا لوہار خوشی خوشی اپنی پور رنگ بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا اور تمہاری ساری زندگی پور رنگ کے ساتھ ہنسی خوشی کٹ جائے گی۔ تمہاری طرح لوہار کی بیٹی پور رنگ بھی تمہیں بے حد پسند کرتی ہے۔ فضلو نے کہا تو شیخ چلی اچھل پڑا۔ پور رنگ؟ اس لڑکی کا نام پور رنگ ہے؟ بہت خوب، میں تو اسے کالی شہزادی کہتا ہوں لیکن اس کا نام بھی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے۔ اور کیا تم اسے جانتے ہو؟ شیخ چلی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لوہار کا نام کرم دین ہے اور اس کی بیٹی کا نام پور رنگ۔ کرم دین میرا دوست ہے، میں تمہاری اس سے سفارش کروں گا تو وہ میرے کہنے پر فوراً اپنی بیٹی کی تم سے شادی کرا دے گا۔ فضلو نے کہا تو شیخ چلی کا چہرہ خوشی سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ اوہو، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جاتا ہوں اور گھر سے الادین کا چراغ لا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ تم چراغ کے بدلے سونے کے یہ سکے مجھے دے دینا اور لوہار کرم دین سے جا کر میرے لیے اس کی بیٹی کے رشتے کی بات بھی کرنا۔ میری قسمت میں خوبصورت اور امیر شہزادی نہ صحیح، شہزادیوں جیسے نام والی کالی لڑکی ہی صحیح، جو شہزادی تو نہیں ہے لیکن اس کا نام تو شہزادیوں جیسا ہے۔ میں اس سے ہر حال میں شادی کروں گا۔ شیخ چلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور گھر سے چراغ لے آؤ، فضلو نے کہا تو شیخ چلی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دوبارہ گدھے پر سوار ہو گیا۔ تم میرا یہی انتظار کرنا، میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا، شیخ چلی نے کہا تو فضلو نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شیخ چلی نے گدھے کے پیٹ پر زور زور سے لاتی مارنی شروع کر دی تاکہ وہ تیز چلے اور اسے لے کر جلد سے جلد گھر پہنچ جائے۔ گھر پہنچ کر شیخ چلی نے گدھے کو باہر ہی کھڑا کیا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ماں کو گھر میں نہ پا کر شیخ چلی بے حد خوش ہوا اور فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے اپنا کمرہ کاٹ کباڑ بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر کاٹ کباڑ میں الادین کا چراغ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا چراغ مل گیا۔ چراغ دیکھ کر شیخ چلی بے حد خوش ہوا۔ اس نے چراغ اٹھایا جس پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ بڑا گندا ہو رہا ہے چراغ، مجھے فضلو کے پاس یہ چراغ صاف ستھرا کر کے لے جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ پرانا اور میلا چراغ دیکھ کر اس کی قیمت کم لگائے۔
اور مجھے سونے کے سارے سکے دینے سے انکار کر دے۔ شیخ چلی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے وہاں پڑا ہوا ایک پرانا کپڑا اٹھایا اور اس سے رگڑ رگڑ کر چراغ صاف کرنے لگا۔ ابھی اس نے چراغ کو رگڑنا شروع ہی کیا تھا کہ اسی لمحے چراغ کے سرے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ارے ارے، چراغ سے جن نکل رہا ہے، رکو، چراغ کے اندر ہی رہو، میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے، جاؤ واپس جاؤ، چراغ میں جاؤ۔ دھواں نکلتے دیکھ کر شیخ چلی نے کہا، لیکن چراغ سے مسلسل دھواں نکلتا رہا اور پھر اچانک اس دھوئیں نے نیلے رنگ کے ایک جن کا روپ دھار لیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے دونوں ہاتھ باندھ کر شیخ چلی کی طرف دیکھتے ہوئے کڑک دار لہجے میں کہا۔ واپس چراغ میں جاؤ، کوئی حکم نہیں ہے، میں چراغ صاف کرنے کے لیے اس پر کپڑا رگڑ رہا تھا، تم خواہ چراغ سے باہر آ گئے ہو۔ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چراغ کو جب بھی رگڑا جاتا ہے تو میں باہر آ جاتا ہوں آقا۔ آپ بتائیں کہ آپ چراغ کو کیوں صاف کر رہے تھے؟ جن نے پوچھا۔ میں اس پرانے چراغ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں احمق جن۔ اس چراغ کو دے کر مجھے سونے کے 10 سکے ملیں گے جن سے میں اپنا نیا گھر بناؤں گا اور ایک بڑا کاروبار بھی کروں گا۔ شیخ چلی نے کہا۔ نہیں آقا، ایسی حماقت نہ کرنا، آپ نے اگر اس چراغ کو بیچ دیا تو میں پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ جن نے کہا۔ نہ آنا، مجھے تمہاری شکل ویسے ہی پسند نہیں ہے، اور تم کون سا میرے کسی کام آتے ہو؟ شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ آپ کام بتائیں، میں وہی کام کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ جن نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی حکم نہیں دینا ہے تمہیں، تم بس واپس جاؤ چراغ میں۔ شیخ چلی نے کڑک دار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آقا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جن نے کہا۔ وہ دھواں بنا اور پھر دوبارہ چراغ میں سما گیا۔ چراغ میں سماتے ہوئے جن نے شیخ چلی کی طرف ایک انگلی کر کے جھٹکی تو شیخ چلی کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہو گئی تھیں۔ اوہ، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اتنا قیمتی چراغ میں ایک ایسے آدمی کو فروخت کرنے جا رہا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں۔ وہ آدمی مجھ سے محض 10 سونے کے سکوں کے بدلے یہ چراغ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ چراغ اسے نہیں دوں گا۔ اس چراغ کا جن تو میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کو محض چند سکوں کے عوض کیوں فروخت کروں گا؟ شیخ چلی نے اچانک بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آدمی دھوکے باز ہے شیخ چلی، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے کہ وہ جن ہے۔ وہ کالے گاؤں کا جادوگر ہے جو بھیس بدل کر آیا ہے۔ وہ تم سے یہ چراغ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کا غلام بن جاؤں اور وہ مجھے اپنے شیطانی کاموں کے لیے استعمال کر سکے۔ تم یہ چراغ اسے مت دینا، میں نے تمہارے اندر کچھ طاقتیں بھر دی ہیں، ان طاقتوں سے کام لے کر تم اس جادوگر کا مقابلہ کرو اور اسے ہلاک کر دو۔ اور تم فکر نہ کرنا، کالا جادوگر تم سے چراغ زبردستی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک تم اپنی خوشی سے اسے چراغ نہیں دو گے وہ تم سے چراغ چھین بھی نہیں سکے گا۔ چراغ کے منہ سے جن کی آواز سنائی دی۔ دیکھتا ہوں وہ جادوگر مجھ سے میرا چراغ کیسے چھینتا ہے، میں اس کی ساری جادوگری اس کی ناک کے راستے باہر نکال دوں گا۔ شیخ چلی نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے چراغ اپنے لباس کی جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ گھر سے نکل کر وہ اپنے گدھے مگو پر سوار ہوا اور ایک بار پھر اس جنگل کی طرف ہو لیا جہاں فضلو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر فضلو جو کالا جادوگر تھا بے حد خوش ہوا۔ آ گئے تم، کہاں ہو؟ وہ چراغ لائے ہو؟ وہ مجھے دے دو، کالے جادوگر نے کہا۔ چراغ میرے پاس ہے، میں 10 سونے کے سکوں کے بدلے میں چراغ تمہیں نہیں دوں گا۔ اور اس کے منہ سے اپنا اصلی نام سن کر فضلو بری طرح چونک پڑا۔ کالا جادوگر؟ کون کالا جادوگر؟ میں فضلو ہوں، کالا جادوگر نہیں، کالے جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے چراغ کے جن نے تمہاری اصلیت بتا دی ہے، تم جھوٹے اور ظالم جادوگر ہو، جن نے مجھے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ شیخ چلی نے کہا۔ اگر میرے بارے میں جن نے تمہیں بتا دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں واقعی کالا جادوگر ہوں۔ اگر تم نے مجھے چراغ نہ دیا تو میں تمہیں اپنے جادو سے جلا کر بھسم کر دوں گا اور تم سے زبردستی چراغ حاصل کر لوں گا، کالے جادوگر نے کہا۔
तुम मुझसे ज़बरदस्ती चिराग नहीं ले सकते। काले जादूगर, जिन ने मुझे ये भी बता दिया है कि चिराग तुम मुझसे इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक वो मैं तुम्हें अपनी खुशी से ना दे दूं। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो काले जादूगर को शेख चिल्ली पर बेहद गुस्सा आया। इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर शेख चिल्ली पर फूंक मारी तो शेख चिल्ली के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर गधे से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही शेख चिल्ली बेहोश हो गया था। देखता हूँ कि तुम किस तरह मुझे चिराग नहीं देते, काले जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसने एक और मंत्र पढ़कर शेख चिल्ली पर फूंका तो अचानक शेख चिल्ली, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, गायब हो गया। दूसरे लम्हे वो एक तरफ मौजूद लंबे और पतले पतले दो दरख्तों के दरमियान नमूदार हुआ। वो इन दरख्तों के दरमियान खड़ा था। इसके दोनों हाथ दरख्तों के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। काले जादूगर ने जादू के जोर से बेहोश शेख चिल्ली को दरख्तों के साथ बांध दिया था। शेख चिल्ली की आंखें बंद थीं और इसका सर ढलका हुआ था। अपने मालिक को दरख्तों के साथ बंधा देखकर शेख चिल्ली का गधा डैचू डैचू की आवाज़ें निकालता इसके करीब आ गया। काले जादूगर ने गधे पर कोई तवज्जो ना दी। इसने हवा में हाथ मारा तो अचानक इसके हाथ में एक कोड़ा आ गया। मैं इसे होश में लाकर इस पर कोड़े बरसाऊंगा। जब कोड़ों से इसकी खाल उधड़ेगी तब देखूंगा ये किस तरह मुझे अलादीन का चिराग नहीं देता, काले जादूगर ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर शेख चिल्ली पर फूंक मारी तो शेख चिल्ली को फौरन होश आ गया। खुद को दरख्तों के साथ रस्सियों से बंधा हुआ देखकर वो बौखला गया। इसने काले जादूगर के हाथ में कोड़ा देखा तो इसके चेहरे पर खौफ उभर आया। शेख चिल्ली, चिराग मुझे दे दो वरना मैं कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उतार दूंगा, काले जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो मेरा चिराग है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, शेख चिल्ली ने कहा। तो फिर मेरे हाथों मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, काले जादूगर ने कोड़ा जोर जोर से चटखाते हुए कहा। कोड़े की शराब शराब की आवाज़ें सुनकर शेख चिल्ली बुरी तरह डर गया। तुम घबराओ नहीं शेख चिल्ली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम पर जितने कोड़े मर्जी बरसा ले, तुम पर कोड़ों का कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हारे दोनों हाथ आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद होते ही तुम इससे कोड़ा छीन लेना और ये कोड़ा इसी पर बरसाना शुरू कर देना। जब तुम इस पर 3 बार कोड़े बरसाओगे तो ये हलाक हो जाएगा। शेख चिल्ली की जेब में मौजूद चिराग से जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली को कदरे ढारस हुई। इसके चेहरे से खौफ के तासुरात गायब हो गए और वो मुस्कुराते हुए काले जादूगर की जानिब देखने लगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो मनहूस जादूगर, बरसाओ मुझ पर कोड़े, देखता हूँ मैं तुम्हारे हाथों में कितनी जान है, शेख चिल्ली ने कहा। इसे मुस्कुराते हुए देखकर इसकी बात सुनकर काले जादूगर को गुस्सा आ गया। दूसरे ही लम्हे वो शेख चिल्ली पर जोर जोर से कोड़े बरसाना शुरू हो गया। लेकिन ये देखकर काले जादूगर की आंखें हैरत से फैल गईं कि कोड़े बरसाने के बावजूद शेख चिल्ली को कोई असर नहीं हो रहा था। जोरदार कोड़े लगने के बावजूद शेख चिल्ली की खाल तो क्या, इसके लिबास को भी कुछ असर नहीं हो रहा था और शेख चिल्ली यूं मुस्कुरा रहा था जैसे इस पर वाकई कोड़ों का कोई असर ना हो रहा हो। ये देखकर काले जादूगर को गुस्सा आया और वो जोर जोर से शेख चिल्ली पर कोड़े बरसाने लगा। शेख चिल्ली को वाकई कोड़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब काला जादूगर इस पर कोड़े बरसा बरसा कर थक गया और बुरी तरह से हाँफने लगा तो अचानक शेख चिल्ली के हाथों पर बंधी हुई रस्सियां धुआं बनकर गायब हो गई। शेख चिल्ली के हाथ जैसे ही आज़ाद हुए इसने झपट्टा मारा और काले जादूगर के हाथों से इसका कोड़ा छीन लिया। ये सब कुछ इस कदर तेज़ी से हुआ था कि काले जादूगर को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने कोड़ा छीना और फिर पीछे हटता चला गया। काला जादूगर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा तो शेख चिल्ली ने इसे उछल उछल कर कोड़े मारने शुरू कर दिए। काले जादूगर ने कोड़ों से बचने की कोशिश की लेकिन शेख चिल्ली के हाथ ना रुके और फिर जैसे ही काले जादूगर को शेख चिल्ली ने तीसरी बार कोड़ा मारा, काले जादूगर के हलक से ज़ोरदार चीख निकली और वो उछल कर ज़मीन पर गिरा और बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। तड़प तड़प कर चंद ही लम्हों में काला जादूगर हलाक हो गया। जैसे ही काला जादूगर हलाक हुआ
वहाँ से ना सिर्फ इसकी लाज गायब हो गई बल्कि शेख चिल्ली के हाथों में मौजूद काले जादूगर का कोड़ा भी गायब हो गया। इसी लम्हे शेख चिल्ली को जोरदार झटका लगा और वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। अरे ये क्या, मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? और वो फजलू कहाँ गायब हो गया है जो मुझसे 10 सोने के सिक्के के बदले अलादीन का चिराग खरीदना चाहता था? शेख चिल्ली ने हैरत भरे लहजे में कहा। काले जादूगर के हलाक होते ही शेख चिल्ली पर अलादीन के चिराग के जिनका किया हुआ जादू का असर भी ख़त्म हो गया। वो हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो फजलों को तलाश कर रहा हो। लगता है मैंने दिन को भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। पूर्ण रंग से शादी करने के लिए मुझे दौलत चाहिए, इसलिए मुझे दिन में भी दौलत के ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। वरना इस जंगल में कोई आकर मुझे एक पुराने चिराग के बदले सोने के सिक्के दे, ये हो ही नहीं सकता, शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर अचानक इसकी नज़रें ज़मीन के इस हिस्से पर पड़ी जहाँ काला जादूगर गिरकर हलाक हुआ था। वहाँ सोने के वही सिक्के पड़े चमक रहे थे जो काले जादूगर ने शेख चिल्ली को चिराग के बदले देने का कहा था। सोने के सिक्कों को देखकर शेख चिल्ली इन पर नदीदों की तरह झपट पड़ा और इसने फौरन सिक्के उठाकर अपने लिबास में छुपा लिए ताकि कोई इन सिक्कों को देख ना ले। और फिर वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक बार फिर काली शहजादी फूल रंग के बारे में सोचता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सोने के सिक्के पाकर वो बेहद खुश था कि अब वो अपना नया घर बनाकर काली शहजादी फूल रंग से शादी कर सकता है। वो समझ रहा था कि सोने के सिक्के इसे जंगल की ज़मीन से मिले हैं। अगर इसे याद होता कि इसने एक जादूगर को शिकस्त देकर हलाक किया है तो वो अपनी बहादुरी पर बेहद नाज करता।